आपने बताया कि पहले सेट के आधार पर फंक्शन को और दूसरे सेट के यानी दोनों सेटों के आधार पर डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहले सेट के आधार पे हम लोग 1 1 और मेनी 1 या नॉट 1 1 कहते हैं। ठीक, इसका नाम होता है एक एकी या एक एक, और इसका नाम होता है बहु एक एकी या बहु एक। ठीक, तो इसको हम लोग डिफाइन किए। ठीक, पहले सेट के आधार पर, ये हमें ध्यान में रखना है कि पहले सेट के आधार पर डिफाइन किया है आपने। ठीक, पहले सेट के आधार पर डिफाइन किया, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आप बताएंगे उसमें, तो पहले सेट को आप लेके चलेंगे। पहले सेट का मतलब जो भी आपका रिलेशन दिया गया है उसका डोमेन, और दूसरा हमने बताया था दूसरे सेट के आधार पर ये दो होते हैं। तो अब यहाँ दूसरे सेट के आधार पे जब हम लोग चले तो दो होते हैं, कौन कौन से? एक तो हमने कहा था आपको ऑनटू और एक कहा था हमने आपको इनटू। एक ऑनटू हम लोग पढ़े और एक इनटू हम लोग पढ़े। ऑनटू का मतलब होता है आच्छादक और इनटू का मतलब होता है अंतःक्षेपी। ठीक, आच्छादक और अंतःक्षेपी ये दो चीजें होती हैं। एक हो गया आपका आच्छादक और दूसरा हो गया आपका अंतःक्षेपी। इनके बारे में हमने पढ़ा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लोग 1 1 और मेनी 1 के बारे में पढ़ेंगे तो पहले समुच्चय पहले सेट के आधार पर डिफाइन करेंगे, और जब आप ऑनटू या इनटू के बारे में पढ़ेंगे तो दूसरे सेट के आधार पर आप डिफाइन करेंगे। आई बात समझ में? दूसरे सेट के आधार पर आप डिफाइन करेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं अगला जो है, इनको आप मिलाइए थोड़ा सा, क्या क्या बन सकता है, क्या क्या चीजें बन सकती हैं। जैसे हमने आपसे बताया था कि 1 1 का मतलब ये हुआ, देखो यहां 1 2 3 ए बी, प्रत्येक एक के साथ हो और इसका जो डोमेन है, यह डोमेन है आपका, इसका प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज है वो इमेज बने। ठीक, अब यहां अच्छा देखिए, यहां तो आप ये कह सकते हैं कि ये का इमेज 1 है, ए का प्रतिबिंब 1 है, ए का इमेज 1 है, तो ये को आप क्या कह सकते हैं कि एक का प्री इमेज, एक का प्री इमेज ए है, ए कह सकते हैं आप। अब देखिए भैया, यहां 1 1 के लिए आप इस कंडीशन में आए थे कि प्रत्येक का प्रत्येक एक से हो, यहां से हमें कोई मतलब नहीं रखना था। दूसरा, जब आप मेनी 1 में आए थे तो मेनी 1 में आपने कहा था, जैसे लिखा है ए बी सी, यहाँ लिखा है 1 2 3 4। ठीक, तो ए का 1 से हो गया, अच्छी बात है, बी का 2 से हो गया, अच्छी बात है, सी का 3 से भी है और सी का 4 से भी है, सी का जो है वो 3 से भी है और 4 से भी है। तो ये आपका 1 1 नहीं हुआ, तो 1 1 नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आपने देखा कि पहले सेट के जो मेंबर हैं, एलिमेंट हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेशन बनाते हैं, उनका प्रतिबिंब, उनका जो इमेज है वो दूसरे सेट में मिल रहा है। ठीक, तो ये आपका नॉट 1 1 हुआ, और नॉट 1 1 को आपने मेनी 1 कहा, ये कंडीशन आपने डिफाइन किया। अब आते हैं हम लोग ऑनटू पर कि ऑनटू के लिए क्या होना चाहिए। देखिए, ऑनटू के लिए मतलब यह है कि ना तो पहले सेट में कोई होना चाहिए और ना दूसरे सेट में कोई, मतलब बचना चाहिए, कोई ना बचे। जैसे ये देखो ए बी सी डी, ऑनटू के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और यहां दिया गया 1 2 3। ठीक, दूसरे सेट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब यहां देखिए भैया, कंडीशन क्या है कि यहां तो कोई नहीं बचना चाहिए, यहां कोई नहीं बचना चाहिए, ये हो गया। अब डी आपका बच रहा है, देखिएगा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, डी जो है आपका वो बच रहा है। तो डी आपका किसी का भी इमेज हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का। मतलब कहने का ये हुआ कि पहले सेट में का भी कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए और दूसरे सेट का भी कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर पहले सेट का कोई एलिमेंट एक छूट गया तो वह आपका फंक्शन
नहीं बनाएगा। अगर दूसरे सेट का कोई एक एलिमेंट आपका छूट गया तो आपका फंक्शन ही नहीं बनाएगा, इसलिए पहले सेट में तो किसी को छोड़ना है ही नहीं, ये तो बात ही समाप्त हो गई। अगर दूसरे सेट में कोई नहीं छूट रहा है, सभी का प्री इमेज जो है वो पहले सेट में है, तो यह आपका ऑन2 बन जाएगा। आई बात समझ में? यह आपका क्या बन जाएगा? ऑन2 बन जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इनटू के बारे में। इनटू के बारे में भाई हम लोग देखते हैं कि इनटू की स्थिति क्या होती है। देखिए अभी आपने कहा कि ऑन2 जो है वो दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ रहा है, तो वह आपका क्या बना रहा है? ऑन2 बना रहा है। दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, इसलिए वह आपका ऑन2 बना रहा है। ठीक है, अब इनटू के लिए हम लोग बात करते हैं। इनटू को भी आपको हमने बताया था, ये हो गया आपका एक सेट, मान लो ये BC है, ये हो गया आपका दूसरा सेट, मान लो 1 2 3 4 है। ठीक, दो सेट आपने ले लिया, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, मान लो इसका इसके साथ, ये आपका 4 छूट रहा है, 4 जो आपका है ये छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, फंक्शन तो है ही, क्योंकि डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इमेज मिल रहा है, तो फंक्शन तो आपका है ही। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़े कि एक से एक का संबंध तो है लेकिन एक छूट रहा है, तो ये 1 1 नहीं हुआ, 1 1 नहीं हुआ। ठीक, 2 से संबंध है नहीं, इसलिए मेनी 1 नहीं हुआ, मेनी 1 नहीं हुआ, ये भी कट गया। तीसरी स्थिति क्या हुआ कि इसमें एक एलिमेंट छूटा है, तो ये ऑन2 नहीं हुआ, ऑन2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? इनटू, तो ये आपका इनटू होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले सेट का कोई भी मेंबर आपका छूटे ना, और दूसरे सेट का एक मेंबर, कम से कम एक मेंबर ऐसा हो, ठीक है, दूसरे सेट का कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जिसका हमें प्रतिबिंब ना मिले। ठीक, जिसका प्रतिबिंब ना हो। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट खाली ना जाए, सभी का प्रतिबिंब मिले, और यहाँ एक एलिमेंट कम से कम एक छूटना चाहिए, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता। ठीक है, तो एक कम से कम छूट जाना चाहिए, तो ये आपका इनटू के कंडीशन को प्रिफेयर करेगा, इनटू के कंडीशन की तरफ लेकर जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग मिलाते हैं जब, तो एक तरीके एक और बन जाता है जिसकी सहायता से, ध्यान रखिएगा, जिसकी सहायता से हम लोग बाकी सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम अन्य चीजों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए वो कौन सा है? उसका एक नाम है 1 1 ऑन2। देखिए भैया 1 1 ऑन2, अब बात ही खत्म हो गई, 1 1 है और ऑन2 है, तो अब उसके लिए देखा जाए, नमोय से अलग है भाई, नाम से ही अलग है कि 1 1 ऑन2 आप कैसे बनाएंगे। जैसे ये देखिए यहाँ A B C एक सेट आपका ये है, इस पर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, कोई नियम बताया गया A to B, और एक सेट आपका B है। ठीक, ये डिफाइन कर दिया गया। F आपका एक नियम है, इसकी सहायता से यहाँ जो एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 ये दे दिए गए। अब यहाँ देखिए कि ये का एक है अगर, B का एक है अगर, C का 3 है अगर, देखिएगा जितने आपके डोमेन के एलिमेंट हैं, डोमेन के एलिमेंट प्रत्येक एक के साथ, प्रत्येक का एक ही इमेज केवल मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा, केवल एक प्रतिबिंब मिल रहा है। जैसे ये का केवल एक प्रतिबिंब, B का केवल एक प्रतिबिंब, C का केवल एक प्रतिबिंब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग इधर से शुरू कर दें, यही स्थिति पलट जाए कि एफ ऑफ बी टू ए, ये कंडीशन मिलना शुरू हो जाए, तो अब यहां से देखिए ये जितने भी एलिमेंट इसमें हैं, बी में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का प्री इमेज अगर मिल रहा है तब वह आपका 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, लेकिन यूनिक प्री इमेज मिलना चाहिए। अगर यूनिक प्री इमेज नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। तो अब यहां देखो ए आपका है, ए का प्रतिबिंब 1 है, ए का इमेज 1 है, बी इमेज 2, सी इमेज 3, ये कंडीशन मिला। और अब अगर इधर से आप देखना शुरू करते हैं 1 का प्री इमेज, ये ऐसे लिखेंगे प्री इमेज ऑफ 1 इज ए, और तो कोई मिल नहीं रहा है भैया। ऐसे प्री इमेज ऑफ 2 इज बी, प्री इमेज ऑफ 3 इज सी, और 1 2 3 इनके और कोई प्री इमेज नहीं मिल रहे हैं, केवल और केवल ए बी सी प्री इमेज आपके मिल रहे हैं। तो अब इस स्थिति में ये आपका देखिए कोई छूटा भी नहीं है, सबके सब आपके यूज भी किए गए हैं जितने भी एलिमेंट हैं। तो जब एक एक के साथ संबंधित है, एक का इमेज केवल एक है, तो ये 1 1 हो गया, ठीक, और कोई भी नहीं छूटा हुआ है। यहां देखिए दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, तो ये ऑन टू हो गया। तो टोटल दोनों मिला के क्या हो गया 1 1 ऑन टू। आई बात समझ में, 1 1 ऑन टू, एकैकी या एकैकी आच्छादी, एकैकी आच्छादी फलन हो गया। आई बात समझ में। तो अब इसकी हम लोग थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। यदि कोई फंक्शन लिख देते हैं, देखिएगा ये आपका अगला टाइप जो भी होगा आप डालिएगा, नाम है इसका एकैकी आच्छादक फलन, यानी 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये मिल गया आपको, ठीक। 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये कंडीशन मिला आपको। अब 1 1 ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, यदि कोई फंक्शन या कोई फलन 1 1 के साथ साथ 1 1 के साथ साथ यदि कोई फंक्शन 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी है, तो वह फलन 1 1 ऑन टू कहलाता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन कहलाता है। वह आपका क्या कहलाएगा 1 1 ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक। अगर कोई फंक्शन आपका जो है वो 1 1 भी है ऑन टू भी है, दोनों कंडीशन अगर आपके हैं तो वह जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक। अब 1 1 ऑन टू फंक्शन किस कंडीशन में मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहां जो आपने बनाया था, देखो भैया, जैसे ए लिया था आपने, बी लिया था, सी लिया था, आई बात समझ में। दूसरा सेट आपने जो लिया था 1 लिया था, 2 लिया था, 3 लिया था। आपने कहा था कि 1 का ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है और सी का इमेज 3 है।
ये आपने बताया था। तो अब यहां देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और ये जो आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाएगा। और चूंकि प्रत्येक एलिमेंट जो है वो इमेज ही मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर रेंज भी कहेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग रेंज भी कहेंगे। ठीक, तो अब देखिए कंडीशन क्या बन रही है, रेंज और कोडोमेन ये दोनों आपके अगर 11 फंक्शन है तो दोनों आपके एक ही हैं। अगर 11 फंक्शन है तो डोमेन और रेंज दोनों एक ही हैं। तो अब यहां से एक कंडीशन मिल गया हम लोगों को। देखिएगा कि फंक्शन ले लिया आपने, मान लो ये लिया, ये टू बी एफ है आपका। अगर आपने कहा एफ सच दैट ए टू बी, ठीक, तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। रेंज का मतलब होता है परिसर और कोडोमेन का मतलब होता है सह प्रांत। ठीक है, तो रेंज ऑफ जो फंक्शन दिया गया उस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन दो के दोनों समान होंगे आपके। आई बात समझ में, कोडोमेन और रेंज दोनों के समान होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी स्थिति में एक और प्रतीक के रूप में डिफिनीशन बताई जाती है कि अगर मान लीजिए कोई दो एलिमेंट हैं आपके, कोई भी दो एलिमेंट दिए गए x1 कामा x2, ये बिलोंग कर रहा है किसी सेट में ए में। ठीक, अगर f ऑफ x1 इजिकल टू f ऑफ x2 मिल रहा है तो पक्का है कि आपका x1 इजिकल टू x2 मिलेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहे हैं आपके, तब आप सीधे तौर पे कहेंगे कि जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन आपका 11 है। आई बात समझ में, जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन आपका 11 दिया गया है। ठीक है, वह फंक्शन आपका 11 है। जो भी फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन आपका 11 होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये 11 है कि 11 है कि केवल ऑन2 है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए हटाते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख देते हैं। आपको पता है कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन बाय कैपिटल क्यू, यानी जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, ठीक है, परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम लोग कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे फंक्शन डिफाइन किया गया, अब भाई पूरा हिंदी बताने का हो, हम केवल फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन को लिखते हैं, देखिएगा
इसे क्वेश्चन हमने मान लो ले लिया सीधे तौर पे कि कोई फंक्शन है आपका, वो डिफाइन किया गया है रेशनल नंबर से रेशनल नंबर के सेट पर। ठीक, कोई फंक्शन है आपका, वो डिफाइन किया गया है रेशनल नंबर से रेशनल नंबर के सेट पर, और यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। मान लो हमने ले लिया 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। ठीक, जहां पे x को आप बता रहे हैं कि x जो है वो रेशनल नंबर का एलिमेंट है, x जो आपका है वो रेशनल नंबर का एलिमेंट है, ये डिफाइन कर रहे हैं। अब हमें दिखाना है कि क्या ये एकैकी है, क्या ये एकैकी नहीं है। तो एक कंडीशन और आप यहाँ पे जानने से पहले एक कंडीशन और जानिएगा। हमने आपको किसी फंक्शन का जो प्रतिलोम होता है, इनवर्स जिसे कहा जाता है, इनवर्स निकालना आपको आता है, हमने इनवर्स निकालना बताया है, फिर भी आप इनवर्स निकालना जान लीजिए, क्योंकि अगर हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे किसी फंक्शन का, अगर हम लोग इनवर्स निकाल लिए तो तुरंत हम लोगों को ये नजर आएगा कि जैसे ये इनवर्स हुआ, ठीक है, जैसे आपका इनवर्स आपका मिला, तुरंत वो फंक्शन 1 ऑन टू हो जाएगा। तो इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। थोड़े समय के लिए इनवर्स मैं आपको इस क्वेश्चन का इनवर्स निकाल के बताता हूं, या चलिए करते रहिए तब फिर इनवर्स निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है आपका भैया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लिए, एक समीकरण हम लोग बना लिए। अब इस इक्वेशन में हमें कम से कम दो एलिमेंट ऐसे रखने हैं जिनके लिए दो फंक्शन डिफाइन किया जाए। तो मान लेते हैं कि लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू कैपिटल Q, यानी x1 और x2 जो है वो अपनी परिमेय संख्या के अंक है, यानी दोनों आपके कैसे हैं, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अब इसके लिए जब हम यहां पर गए तो एफ ऑफ x1, देखिएगा एफ ऑफ x1 इक्वल टू ये बाई 1 के लिए, 1 के लिए पहले चेक करते हैं एकैकी के लिए। फॉर 1 भाई पहले हम लोग 1 ही तो ढूंढेंगे ना, पहले हम लोग 1 ही तो ढूंढेंगे, 1 ढूंढेंगे पहले, फिर उसके बाद में आंटू को ढूंढेंगे। तो 1 के लिए जो कंडीशन था वही कंडीशन आपका 1 आंटू के लिए भी आता था, लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग आता था। तो अब यहां देखिए 1 के लिए हमने आपसे बताया था कि यदि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ये दोनों इक्वल है, तब आपका x1 इक्वल टू x2 अगर मिल रहा है तो ये क्या मिलेगा, आपको 1 देना शुरू करेगा। तो अब चलिए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, यहां ले लेते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये कंडीशन हम लोग लेके चल दिए। ठीक, देखिएगा भैया यहां पे वैल्यू रखिए, तो 3x1 माइनस 4 इक्वल टू 3x2 माइनस 4 रख दिया आपने, कोई तकलीफ नहीं हुई, इतने में किसी को दिक्कतें नहीं होना चाहिए भाई, है ना। तो अब देखो 4 to 4 कैंसिल, यह आएगा 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल आपका कट गया, ये आएगा x1 इक्वल टू x2। अब x1 इक्वल टू x2 जैसे मिला आपका, तैसे जो ये फंक्शन है आपका तुरंत बनना शुरू हो गया, कैसा, एकैकी हो गया। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 implies x1 इक्वल टू x2, hence it is 1 it is 1 फंक्शन।
चूंकि एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 implies x1 इजिकल टू x2, hence it is 1-1 फंक्शन। अतः आपका जो फलन है ये आपका 1-1 फंक्शन है। ठीक है भैया। अब देखिए ये 1-1 फंक्शन हो गया। अभी हमको चाहिए क्या, आंटू चाहिए, और जब तक ये हमें आंटू नहीं मिल जाता तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो ये आपका फंक्शन दिया गया है रेशनल नंबर से रेशनल नंबर पर वो 1-1 आंटू है या नहीं है। तो अब देखो भैया, फॉर आंटू, अब आंटू के लिए हम लोग देखें, आंटू के लिए अप्लाई करते हैं तो आंटू के लिए इनवर्स निकालना पड़ेगा। जो आंटू है आंटू के लिए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और इनवर्स निकालने पर अगर जो नंबर आ रहा है आपका वो नंबर अगर आपका रेशनल नंबर आ जाए तो हम लोग सीधे तौर पे कहेंगे कि अतः इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये 1-1 आंटू होगा। इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आंटू है, और 1-1 पहले हो गया आंटू हो गया, तो आप सीधा बता सकते हैं कि ये 1-1 आंटू है। तो देखिए यहाँ इसके लिए आपको पता है जो भी दिया जाए फंक्शन उसको आप y के इक्वल मान लीजिए। हमने आपको बहुत आसान बहुत छोटा तरीका बताया था कि उसको आप y के इक्वल मान लीजिए। अब आप इंटरचेंज कर दीजिए, अब आप क्या कीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करने का मतलब हुआ कि जहां पर x है वहां पर y, और जहां पर y है वहां पर x कर दीजिए। तो यहाँ आएगा ये आपका x इजिकल टू 3y माइनस 4। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 4 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस 4 इजिकल टू 3y, और ये x प्लस 4 बाई 3 इजिकल टू y, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, x प्लस 4 बाई 3 इजिकल टू f इनवर्स x। ये f इनवर्स x निकल के आ गया। आई बात समझ में, ये आपका क्या निकल के आ गया, f इनवर्स x निकल के आ गया। ठीक है, देखिएगा f इनवर्स x निकल के आ गया। अब इसका जो इनवर्स x निकल के आया ये कैसा नंबर है, ये आपका कैसा नंबर है, परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए यहाँ p बाई क्यू के रूप में लिखा है, अब q डज नॉट इक्वल टू 0 है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि ये आपका एक परिमेय संख्या है इसलिए इसका जो प्रतिबिंब हुआ वो भी एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो जैसे ये आप देख लिए हैं कि ये परिमेय संख्या से लिखेंगे कि चूंकि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या हो रही है तो हमें चाहिए क्या, अरे परिमेय संख्या भी तो चाहिए। क्योंकि जब इनवर्स हो रहा है, जैसे हमने आपको बताया था ना, ये देखो एक, चाहे इधर से देखा जाए चाहे उधर से देखा जाए, अगर दोनों कंडीशन में एक ही चीजें मिल रही हैं तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सीधे सीधे हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, आंटू है। तो अगर ये फंक्शन आंटू हो गया तो 1-1 पहले था अब आंटू हो गया, तो सीधे सीधे लिख देंगे अतः फलन f ऑफ x एक 1-1 आंटू फलन होगा। बस भैया यही सिद्ध करना था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अतः जो फलन है आपका ये 1-1 आंटू फलन होगा। ठीक है, यही आपके आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बताइएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और हम आपको फिर से इनवर्स के बारे में भी बताते हैं, फिर उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, फलनों का संयोजन। आपको याद होगा हमने बताया था कि फलनों का संयोजन कैसे किया जाता है। ठीक, फलनों का जो संयोजन है वो कैसे किया जाता है, यानी इनवर्स कैसे निकाला जाता है, अभी हमने आपको बताया भी,
और फिर आप इसी तरीके को अप्लाई करके देख लीजिए कि इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का जो इनवर्स है वो कैसे निकाला जाता है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन हम इनवर्स फंक्शन से कराएंगे आपको। सबसे पहले तो इनवर्स के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। इनवर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। चलो भाई, इनवर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। इनवर्स के लिए प्रॉपर्टी भी हमको मिलनी चाहिए। तो अब उससे अच्छा है कि इनवर्स से अच्छा है कि हम लोग कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, फलनों का संयोजन, उसके बारे में लिख लेते हैं। फलनों का संयोजन, चलो, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा टाइम ओवर होते होते। फलनों का संयोजन, कंपोजिशन, ये हमने आपको पढ़ाया ही था। कंपोजिशन ऑफ ये फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ ये फंक्शन, हमने आपसे कहा था कि किसी रूल को अगर कहीं पर यूज करते हैं, यूज करने के बाद में अगर कोई आउटपुट मिलता है, ठीक, जो भी हमें रिजल्टेंट मिलता है, जो भी हमें परिणाम मिलता है, उस परिणाम को अगर किसी और फंक्शन के ऊपर इनपुट बना के, किसी और फंक्शन के ऊपर इनपुट बना के हम लोग पेश करें, इनपुट बना के रखें, तो जो सिचुएशन वहां पे उत्पन्न होता है, जो प्रक्रिया वहां पे उत्पन्न होती है, जो स्थिति वहां पे उत्पन्न होती है, वो स्थिति कहलाती है कंपोजिशन ऑफ ये फंक्शन। उस फंक्शन का कंपोजिशन कहलाती है। जो भी स्थिति उत्पन्न होती है वो उस फंक्शन का कंपोजिशन कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ज्यादा चलो लिखवा देते हैं, डिफिनीशन लिखाने के विचार में थे नहीं, केवल कंडीशन है, आप गौर कीजिए, बाकी आपका काम समझ लीजिए सब हो गया। देखिए यहाँ जैसे हम लोग मान लिए कि माना ए बी व सी तीन समुच्चय हैं, तीन समुच्चय है। ए बी सी क्या है, तीन समुच्चय आपने ले लिया, बात सही है भाई। एक समुच्चय आपका ये है, दूसरा समुच्चय आपका ये है, तीसरा समुच्चय आपका ए है। ठीक, ये बी सी, हमने कहा था आप जब भी रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और सारे संबंध आपके फंक्शन नहीं कहलाते। तो यहाँ फंक्शन के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ से बताए एक सटीक नियम, यानी मान लो एफ, और यहाँ बी से एक सटीक नियम मान लिया आपने जी। तो यहाँ अगर यक्स आपने लिया तो ये आपका एफ ऑफ यक्स हो गया, यहाँ आपने अगर यक्स लिया तो ये आपका एफ ऑफ यक्स हो गया, और यहाँ आपका एफ ऑफ यक्स जब जी के साथ में जाएगा, देखिएगा एफ ऑफ यक्स जब जी के साथ में जाएगा तो सीधा सीधा बन जाएगा जी एफ ऑफ एक्स। ठीक, जी एफ ऑफ एक्स। अब अगर यहां से इसको पढ़ा जाए तो इसको हम लोग पढ़ेंगे गाफ। ये हमने आपको बताया था कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, गाफ पढ़ेंगे। आई बात समझ में, इसको हम लोग गाफ पढ़ेंगे। ठीक, तो पहली कंडीशन इसी तरह हम आपको लिखवा देते हैं। पहली कंडीशन थी आपकी गाफ की, जो आप लिखे होंगे। गाफ क्या था, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। दूसरा कंडीशन हमने आपको लिखाया था फॉग का, बताया भी था, तो ये आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तीसरा कंडीशन हमने कहा था कहीं कहीं जरूरत पड़ती है फॉफ की, एफ ओ एफ, फॉफ की, तो फॉफ होता है एफ ऑफ एक्स। और चौथा कंडीशन आपका पड़ता है गॉग की, तो गॉग जो होता है जी ऑफ एक्स। ये कंडीशन होते हैं।
आई बात समझ में? किसी को दिक्कत तो है नहीं? चारों कंडीशन